नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। आज का जो सफ़र है तो बहुत लंबा, लेकिन जाहिर है हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो उसमें हम चंद अहम चीज़ें आपके सामने इस सफ़र की पेश करेंगे। और सफ़र शुरू कहाँ से होता है कि वो कौन था, और सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि अभी तसलसल है, वो कौन है। तो कौन था और कौन है के दरमियान चंद बातें हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। और स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि वो कौन था जिसको लाने के लिए पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया गया। वो कौन था जिसको लाने के लिए अदालत के बाहर और अंदर तारीख की सबसे बड़ी साजिश हुई। वो कौन था जिसके लिए 126 दिन का धरना बाइंतज़ाम किया गया। वो कौन था जिसके लिए एक इलेक्टेड हुकूमत को घर भेजा गया। वो कौन था जिसके लिए 2017 के तरक्की करते हुए पाकिस्तान मुआशी, समाजी, इखलाकी, आइनी, सियासी बहरान का उसे शिकार किया गया। वो कौन था जिसके लिए RTS बंद करके तारीखी रिगिंग करवाई गई। वो कौन था जिसके लिए आज़ाद अरकान पार्लियामेंट को जहाज़ों में भर के हवाले किया गया। वो कौन था जिसकी हुकूमत बनवाने के लिए इत्तेहादियों को मजबूर किया गया कि वह एज ए वज़ीर आज़म उसे वोट दिया जाए। वो कौन था जिसकी हिमायत के लिए कई पार्टी समेत बाप पार्टी को बनाया गया। वो कौन था जिसके लिए चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को बदतरीन तरीके से मैनेज किया गया। वो कौन था जिसे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मकबूल साबित करने के लिए बदतरीन वहाँ धांधली की गई। वो कौन था जिसकी नाअहल हुकूमत बनाने के लिए नाअहल लोटों को जमा करके हुकूमत शामिल किया गया। वो कौन था जिसकी नालायक हुकूमत को चलाने के लिए हर इदारे को इस्तेमाल किया गया। वो कौन था जिसकी नालायक हुकूमत को चलाने के लिए इदारों का बेजा इस्तेमाल हुआ। वो कौन था जिसकी हुकूमत को मजबूत करने के लिए नैब और FIA को अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करके उनको जेलों में भरा गया। वो कौन था जिसके लिए रातों को अदालतें खुल जाया करती थीं। वो कौन है जिसके लिए आज भी हुकूमतों को अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनलॉफुल तरीके से घर भेजा जाता है। वो कौन है जिसके इंतज़ार में आला अदालतों में जजेस जमानत देने के लिए रात दिन इंतज़ार करते हैं। वो कौन है जो तमाम क्राइम करने के बावजूद सादिक और अमीन है। वो कौन था और कौन है जिसके लिए इंसाफ, कानून और आइन को रोजाना रौंदा जाता है। वो कौन है जिसकी धमकियां, गालियां, इदारों की तज़हीक, कौमी सलामती के खिलाफ इक़दामात, आइन शिकनी, करप्शन के बावजूद वो अनटचेबल है। वो कौन है जिसने CPEC बंद किया। वो कौन है जिसने मईशत तबाह किया। वो कौन है जिसने इदारों को कमज़ोर किया। वो कौन है जिसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रखा। वो कौन है जिसने कश्मीर भारत के हवाले कर दिया। वो कौन है जिसने इस मुल्क को सिफारती लेवल पर तन्हा कर दिया। वो कौन है जिससे 11 पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें, 85 की काबीना की फौज घबराती है एक्शन लेने में, अपने इख्तियारात के इस्तेमाल करने में वो घबराती है, वो बुज़दिल है। ये चंद बातें हैं। मेरे मेहमान हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर तज़कियाकार। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। खुर्रम हमीद रोकड़ी, सियासतदान, आपका ये बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया मेरे पास। सबसे पहले हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के पास। सर, ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, मैंने वो कौन था और कौन है चंद
चंद चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास आप लोगों से करनी है। ये सफ़र मैंने आपके सामने रखा है, कैसे देखते हैं सर? मुझे उससे इतनी गलती जितनी उनसे है कि वो कौन थे। आवाज जी सर, बोलें बोलें, आवाज आ रही कौन थे जो वो मुझे आवाज बाउंस बैक करियो। वो कौन थे कि जिनके लिए पूरे मुल्क में जिस बंदे के लिए खिलवाड़ किया उन्होंने, वो कौन थे जिन्होंने रात को अदालतें खुलवाते रहे, वो कौन थे जो ये हीरा तराश करके ट्वीट करते थे वो तो इज्जो मन तशाओ वो तो जुल्म मन तशाओ। वो कौन थे जो कहते थे जब ये हीरा आया तो उन्होंने कहा जी जमहूरियत जीत गई है। डॉक्टर साहब, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ जो है वो कौन थे जिन्होंने एक प्राउडी टाइकून को 2014 में नवाज शरीफ को पैगाम भेजा कि तुम इक़्तिदार छोड़ दो, फिर 2017 में उसको बुलाया और उसके साथ कहा कि तुम और मरियम सियासत से बाहर हो जाओ और जिस किसी को दे दो पैनामा भी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान की तकलीफ दे स्टोरी है। ये इस तरह के कई बुत तराशे गए, एक ज़माने में नवाज शरीफ तराशा गया, फिर वो उससे दिल उचाट हो गया तो किसी और को ले आए, उनसे उचाट हो गया तो किसी और से ले आए। लेकिन जो कोई भी थे, इसका जिम्मेदार जो भी है, मुल्क जिस जगह पहुंच चुका है, ये चंद महीने की कहानी नहीं है, ये चंद साल की कहानी भी नहीं है। ये पिछले 10 साल से एक मुनज़्ज़म तरीके से इस मुल्क के खिलाफ जो खिलवाड़ किया गया है। ये जो 16 दिसंबर को पाकिस्तान टूटा था तो कोई ये तो नहीं था कि वो आखिरी 10 दिन के अंदर टूट गया था या याह्या खान की वजह से टूट गया था। वो तो उस दिन टूट गया था जिस दिन सिकंदर मिर्जा ने फिरोज खान नून को खत लिखा था 7 अक्टूबर को कि मैं आपको हुकूमत हटा रहा हूँ, क्योंकि 1956 का आइन जो है उसने पाकिस्तान के मसाइल बढ़ा दिए हैं, इसलिए मैं इसको अब्रोगेट कर रहा हूँ। कभी मैं वो खत आपको व्हाट्सएप करूँगा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ इन लोगों को कब्रों से निकाल कर उनको फांसी दी जाए जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जराइम किए हुए हैं। लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि ये जो बीज बोए गए हैं वो अब तनावर दरख्त बन चुके हैं। अब ये कोई हल नहीं है। आपने एक ऐसा फ्रैंकेनस्टाइन तैयार किया, एक ऐसा अफरीद तैयार किया जो अब उन्हीं को निकल रहा है जिन्होंने इसको तैयार किया। मैं क्या इसे कहूँ, मकावात अमल। देखो कितने मेरे, कभी आपने सोचा था कि पाकिस्तान में कोई सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट के बड़े जो है ओहदेदारान उनके खिलाफ इतनी लंबी जबान निकालेगा? जुर्रत की जा सकती थी। अब आप देख लें कि कौन सी गाली है जो उसने नहीं दी और कौन सी जुबान ऐसे मार्जिनलाइज कर दी है जैसे हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पंजाब पुलिस से भी उसकी हैसियत कम हो गई है, उसको ऐसे आड़ा हाथों लिया जा रहा है। तो आपके मुल्क की जो दास्तान है वो इतनी तकलीफ दे है, क्योंकि अब तो कहते हैं ना, इट्स अ रीपिंग टाइम। जो आपने सो किया था वो अब काटने के लिए तैयार हुआ। ये फसल अब लहलहा रही है, तैयार हो रही है। इसको कौन अनडू करेगा, कैसे करेगा? एक इदारा जो है उसके इमरान खान कपड़े उतार चुका है, दूसरे की तरफ हाथ बढ़ रहे हैं। वो दूसरा इससे ज़्यादा डिजर्व करता है। जो कुछ वो कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, या जो कहते हैं ना कि फाइनल जो वर्ड्स हैं वो पे कर रहे हैं कि आप इससे देखें कि इस मुल्क के अंदर एक आइन की हुक्मरानी है। मैं इस बात का हमेशा से दिलजमई से जो है ये मैंने इसको ओढ़ना बिछोना बनाए रखा कि मुल्क जो है ताइन से एक मुंह बराबर इनहराफ ना हो, और चाहे वो सियासतदान हो या कोई उससे इनहराफ ना कर पाए। अब एक ऐसी कैफियत आ गई है, और मैं ये कैफियत देख के मैं हकीकत लर्जा बना दाम हूँ, मेरा दिल दहल जाता है कि आप आइन पे अमल करते हैं तो मुल्क अनारकी की तरफ जाता है, आप बाबरा आइन करते हैं तो मुल्क तबाही के कड़े में गिरता है। कभी ऐसी किसी मुल्क की ऐसी सिचुएशन में देखी है कि जहां आइन जो है
उसके इस्तेमाल में भी पाकिस्तान तबाह हो और उसे मावरा को कदम किया जाए तो उसमें भी पाकिस्तान की बर्बादी हो। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि इट्स ए सैड स्टोरी वी आर इन। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुआवजे ही चाहिए, जिस मुआवजे ने इस पाक मुल्क को जन्म दिया था और जिसको हमने 70 साल में और मेहनत शाका मेहनत मुशक्क़त के बाद इस नहज पे पहुँचा दी है। अल्लाह ताला इस मुल्क को अपनी अमानत में रखे, किसी कुछ लोगों के काम आ जाए, वगरना जिन लोगों को हमने वज़ीर आज़म बनाया आज तक, जिन लोगों को हमने आर्मी चीफ बनाया आज तक, जिन लोगों को हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए, इससे बड़े होते तो हमारे पास नहीं थे ना। उन लोगों की फहरिस्त बना लें और उन लोगों सारों के पाकिस्तान के खिलाफ जराइम देख लें कि इन्होंने क्या क्या जराइम किए इस मुमलिकत के साथ। ये पिछले देख लें, रजीम को देख लें कि ये जनाब बाजा साहब जो मेरा ख्याल है ताहयात आर्मी चीफ रहना चाहते थे, आखिरी 2-3 महीने भी उन्होंने तन मन धन लगा दिया, इमरान खान साहब को मनवा लिया कि मुझे एक्सटेंशन दो। यानी कि इतने बड़े इदारा, इतना डेकोरेटेड इदारा, इतना प्रोफेशनल इदारा, उसके ऊपर इतना बड़ा स्टिग्मा कि वो एक आर्मी चीफ नहीं पैदा कर सकते तो हर 3 साल बाद, और जो बनता है वो हट जाने का नाम नहीं लेता। तो वो, और उसके लिए मैं आखिरी बात कर लूँ कि ऐसी बातों से बातें निकल रही हैं, बात फैलती जा रही है। हकीकत यह है कि अगर बाजवा साहब को एक्सटेंशन की लालच ना होती तो ये इमरान खान साहब जो है अप्रैल के अंदर जो है ना, इसका दम खम जो है वो टूट चुका होता, ये अपने इख्तिताम पजीर पे हो चुका होता, ये अपने मंत्री के नाम पे पहुंच चुका था। लेकिन इसलिए जिसको जिंदा रखा गया कि शहबाज शरीफ वगैरह, जरदारी वगैरह या फजल रहमान साहब वगैरह को एक जो है प्रेशर के नीचे, दबाव के नीचे रखा जा सके, इमरान खान साहब को चेहरे दिखा के अपनी मनमानी की जा सके। वो तो हुई या नहीं हुई, इदारे को भी नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, और एक ऐसा अफरीद हमारे सर पे सवार कर गए हैं कि जब तक वो पाकिस्तान की सियासत कंट्रोल कर रहा है और वही पाकिस्तान की सियासत कंट्रोल कर रहा है, उसका कोई तरीका इसके अलावा नहीं है कि लोगों को के दिलों में उसके लिए हकीकत जो है वो दाखिल की जाए, जिसका कोई मुझे ठीक सर मुंह नजर नहीं आता कैसे दाखिल की जाए। ठीक है सर, कि वोट के जरिए इसको बंदे को कैसे कैसे आउट किया जाए। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, ये जो वो कौन था से कौन है तक बड़ा सफ़र है, मैंने चंद बातें आपके सामने रखी है। इस सफ़र में आपने बहुत करीब से इस सफ़र को देखा है, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, वो कौन था तो एक तो नहीं था ना, हफीजुल्लाह खान ने, आपने दोनों ने बात को बड़े खूबसूरत तरीके से असल सतह पर ले गए। एक आदमी तो था नहीं, ये एक पूरी टीम थी, टीम के पीछे और कौन कौन लोग थे, क्या मोटिव्स थे, क्या थे, और वो कुछ किरदार गिरते गए, कुछ किरदार उजड़ते गए, कुछ किरदार किसी मोड़ पर आकर किसी की टर्म कहाँ ख़त्म हो गई, कहाँ ख़त्म हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हुई हैं। वो बच्चे जो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला है, और वो लोग जो इस शहर के अंदर अभी तक उलझ रहे हैं, जिनके सर, वो हमारा सबसे बड़ा मसला है, उनको एक साइड पे रख के हम अगर मौजूदा पोजीशन और मौजूदा हालात की तरफ, तो वो जो कुछ भी था वो आपको और हमें उसकी समझ लग गई, और बहुत सारे लोगों को समझ है, रफ्ता रफ्ता चीज़ें खुल गई। लेकिन अब मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ शायद, या मैं जैसे भी हूँ, जो मर्जी हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ मर्जी था और जो मर्जी किरदार थे और जैसे भी लोग थे, लेकिन आखिर कोई लोग तो ऐसे भी थे कि वो उस कौन थे को और उन किरदारों के खिलाफ फिर इस मुल्क के लिए खड़े हो गए, चाहे हफीजुल्लाह खान की सूरत में हैं, चाहे आपकी सूरत में हैं, चाहे महकमों के सरबराहों की सूरत में हैं। यानी इस मुल्क को जब तबाही की तरफ कुछ किरदार लेकर जा रहे थे, और उस तबाही की तरफ लेकर जाने के लिए एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म साजिश हुई, बैनुल अक़वामी भी कहूँगा, मीडिया, दिस ऑल सोशल मीडिया, ये जो सारा ड्रामा इस फ़ोन के ज़रिए मचाया गया। लेकिन आखिर कोई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस मुल्क का सोचा। कम से कम मैं ये दावा करता हूं कि हम भी उन लोगों में शामिल थे, आप भी शामिल हैं, और लोग भी शामिल हैं। उसने तो जो कुछ कर दिया। हमारा सबसे बड़ा इस वक्त जो फिक्र होनी चाहिए और है कि हम इस तमाम तबाही से अपने मुल्क को किस तरीके से निकालेंगे। मुल्क के साथ अपने लोगों के अजहान को जिस तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया गया, और उसकी भी कुछ वजूहात हैं। एक वैक्यूम था, कुछ लोगों की ऐसी
उनकी महरूमियां थीं, पुराना वे ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पुराना पॉलिटिक्स था ऐसा कि पॉलिटिकल पार्टीज भी उसी तरह के एक सिस्टम को लेकर चल रही थीं, जिसमें फिर पटवारी के दरवाजे के ऊपर जाने के लिए किसी एमएनए का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, एसएचओ को कंट्रोल करने के लिए फिर एमपीए अपनी मर्जी का एसएचओ लगवाएगा। ये पॉलिटिक्स चल रही थी। इसी पॉलिटिक्स से तंग आकर लोगों ने इमरान खान की तरफ जब रजू किया तो अब उनको भी समझ है कि वो उनसे भी बहुत बदतरीन सूरत के हाल के अंदर वो शख्स उनको ले गया। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम समझ चुके, जान चुके। आपकी और हमारी, हम उस उम्र के हिस्से में हैं जहाँ पे हमारी समझ उस 22 साल के बच्चे की नहीं जिसने कुछ भी नहीं देखा हुआ, वो जो भी था। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि इस मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं, जब भी किसी क्राइसिस से या मुल्क जब भी ऐसे किसी बहुत बड़े बहरान में आता है तो वो लोग फिर आगे आ जाते हैं और इस मुल्क को बचाने के लिए निकलते हैं। हमारा तो इस वक्त कंसर्न, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, मेरा पर्सनली कंसर्न है ही यही कि हम इस वक्त इस क्राइसिस से निकलें। लेकिन मुझे ये भी एक खुशी हो रही है कि जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं इमरान खान का, वो अपने घर से निकल के अपने असल रूप में इस वक्त रोडों के ऊपर फिर रहा है। वो उसका असल रूप पहले छुपा हुआ था और इस रूप से बहुत सारी चीजें छुपा कर एक बड़ा डिग्निफाइड टाइप, एक बड़ा पोलाइट टाइप, एक बड़ा प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक, एक बड़ा अच्छा आदमी, एक ऐसा रूप दिखाया जाता था जिसका आप लोगों को अंदाजा नहीं था, हफीजुल्लाह खान को अंदाजा था, या चले हमें भी अंदाजा था। यह बेहतर हो गया कि कौम को वो रूप भी नजर आ रहा है। आज हाई कोर्ट की तरफ जिस सिमत से जाया जा रहा है, जजेस साहिबान को वो भी नजर आ रहा है। तो तमाम उन लोगों को कि जिन्होंने इस वक्त किरदार अदा किया, या मैं अगर कहूं कि हम लोग आगे आए, मैं आज ये शुक्र करता हूं कि अल्लाह का शुक्र है हमने किरदार अदा किया। मैं तो इस बात पर ज्यादा इस वक्त ज्यादा जनाब रोकड़ी साहब तो वो था सर, अब है, और है में भी हम देख रहे हैं कि हुकूमतों को अनकॉन्स्टिट्यूशनली अदालतों से फारिग किया जा रहा है। मैं पंजाब हुकूमत की बात कर रहा हूँ। फिर हम ये देखते हैं कि जी आज की अहम तरीन अदालत यानी लाहौर हाई कोर्ट में क्या होता है। आज की अहम तरीन अदालत जिसकी ज़मानत इनकी कैंसिल होती है, और अभी कैंसिल होती है, अभी रोड पे हैं, और सिर्फ 15 मिनट के अंदर जो है वो दरख्वास्त भी दाखिल की जाती है, उनको कॉपी भी मिल जाती है और उनको रिलीफ भी मिल जाता है, और रेस्क्यू पे रेस्क्यू उनको मिल रहा है। तो आज भी तो वही सूरत हाल है अदालतों से एक जगह। हाँ सर, अदालतों से यस सर, अदालतों से डॉक्टर साहब, अदालतों से इस पे बताएं। अदालतों से मैं अदालतों से क्यों एक सवाल बहुत जोर से है, क्यों सर इंसाफ कानून और आइन को रौंद कर इंसाफ के मंदिरों में बैठे हुए लोग ये क्या कर रहे हैं? जुल्म कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ज्यादती और किसको कहेंगे। यानी इस वक्त जो मैं हफीजुल्लाह खान समझेंगे, मेरे वालिद मोहतरम कहा करते थे, क्योंकि उनका इसी सिस्टम के साथ ताल्लुक था, लॉ एंड ऑल दैट। वो कहते थे कि एक वक्त तुम लोगों को यह समझ लग जाएगी कि असल मसला है किस जगह के ऊपर। मैं समझता हूं कि आज हमें इस चीज की समझ, मुझे तो है कि असल मसला है किस तरफ, यानी क्यों दिया जा रहा है, क्यों ये सारा रिलीफ दिया जा रहा है, कब तक दिया जाएगा, क्वेश्चन इज दिस। इससे बढ़कर ज्यादती और क्या होगी जो किया जा रहा है, और इससे बढ़कर और हम क्या कह सकते हैं कि इससे क्यों, दिस इज द क्वेश्चन आई वुड लाइक आपसे पूछ रहा हूं ना, क्यों किया जा रहा है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएं क्यों, क्या आप भी पूछेंगे क्यों? डॉक्टर साहब मेरा तो गुमान होगा ना, डॉक्टर साहब मैं तो जाऊंगा गुमान की तरफ। मेरा गुमान ये होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पर इन किरदारों के साथ मिले हुए हैं, चाहे उनकी बेटियों की सूरत में है, चाहे उनके बहुओं की सूरत में है, चाहे कोई वारदात है, कहीं है, कुछ तो कुछ चल रहा है ना। इस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई खानदानों में से भी तो असरअंदाज हो रहा होता है। हम कौन सा आज तक इतना अच्छी डायरेक्शन में जा सके हैं कि हम एथिक्स की बुनियाद पर या हम असूल की बुनियाद पर अपनी कौम को तरतीब दे सकें कि इनके साथ चलने वाले आदमी ये कहें कि तुम कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हो। तो अभी इसका जवाब और क्या दूंगा, क्यों, कहां से लेके आए। ये तो जिनको चाहिए कि उन चीजों को उनको उधेड़ना भी चाहिए और उनको उधेड़ कर सामने भी रखना चाहिए। मैं तो इस सारे टर्न्योर में पिछले 20 दिनों के अंदर ये जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ मरियम को क्रेडिट दूंगा कि उसने कम से कम पिछले 15 दिनों के अंदर एक इतनी अच्छी मूवमेंट चलाई कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझ आ गया। बाकी तो सारे खामोश बैठे हुए हैं।
जितने भी गवर्नमेंट के अंदर हैं या पीडीएम की जितनी पार्टीज हैं, पता नहीं उनको क्या खौफ है, बोलना तो उनका काम था। मेरा ठीक। हफीजुल्लाह खान का आपका हम कब तक बोलेंगे? ठीक है, बहुत अच्छी बात की है। मैं एक छोटे से ब्रेक में जाऊंगा, आप और हम ब्रेक तो के बाद वापस आता हूं और फिर ये बात सामने रखता हूं न्याजी साहब की। न्याजी साहब, एक मरियम है वो निकल कर एक्सपोज कर रही है, वो शेर बनी हुई है, लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं? और ये जो अदालतों में तकसीम नजर आ रही है, इसको कैसे देख रहे हैं सर? हम कहाँ खड़े हैं? मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। वेलकम बैक जी। हफीजुल्लाह साहब, ज़रा सवाल लंबा है लेकिन इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि 11 पाकिस्तान की 11 बड़ी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत और दुनिया की सबसे बड़ी काबीना की फ़ौज और तमाम तर आइनी कानूनी इख्तियारात और मुस्लिम लीग, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसमें बड़े बड़े अपने आप को सियासी कदावर लीडर कहते हैं, उनमें एक मरियम नवाज़, जिस तरह रोकड़ी साहब ने कहा, एक मरियम नवाज़ निकल कर उन लोगों को एक्सपोज कर रही है जो आइन, कानून, इंसाफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उसे सख्तर से एक सेशन कोर्ट जो है वो इस बुनियाद पे बुला लेती है कि आप इदारों की तौहीन कर रहे हैं। और यहाँ इदारों में मौजूद बड़े बड़े आला ओहदों पे, इदारों में मुनसिफ जो अपने फैसलों से कानून, आइन, खुद अपने इदारे, अपने ओहदे को दागदार कर रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं सर? एक अकेली लड़की। हाँ। देखिए डॉक्टर साहब, जो मुस्लिम लीग नून है उसका एक बड़ा क्राइसिस है। ये हकीकत ये है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून जब इक़्तिदार में आई तो ऐसा लगता था कि जैसे नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा जो है उनको अबेंडन करके आई है। यानी कि एक पार्टी जो नवाज शरीफ साहब की थी वो सारी की सारी जो है वो उस बयानिए के ऊपर चली गई जिसके खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने एक जद्दोजहद की थी। वही बयानिया जो है वो इमरान खान साहब को मुंतकिल हुआ तो इमरान खान साहब की सियासत जो है 7वें आसमाने पहुंच गई। और इमरान खान साहब का जो बयानिया था या जो उनका जो था एक उनके ऊपर जो एक तोहमत थी कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट के एक मोहरे के तौर पे आए हैं, तो वो बयानिया जो है वो सारा कुछ मुस्लिम लीग के साथ आ गया। पहली बात तो यह है कि ये 11 जमातें नहीं हैं, इनमें 7 वो जमातें भी शामिल करें जिन्होंने इनको हुकूमत बनाने में मददगार रहे हैं। MQM है, काफ लीग है, अख्तर महंगल की पार्टी है, PTM है, पता नहीं कितनी जमातें हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ। कोई GDA के कुछ मेंबर्स हैं, तो ये सारे बहुत सारे, ये कुछ 7 वो जी जमातें हैं। देखिए मुस्लिम लीग नून के कई क्राइसिस हैं। पहली बात तो यह है कि आप मुझे ये बता दें कि इसके अंदर क़यादत की यकसुई क्या है। मरीम नवाज साहबा के खिलाफ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो टॉप लीडर्स हैं वो ऐसा कहते हैं कि अंगारों पे लौट रहे हैं। वो इतने अनकंफर्टेबल हैं, उनका ख्याल ये है कि वो इतने इज़्ज़त और वक़ार के साथ खिदमतगुजारी कर रहे थे और मुफाहमती सियासत कर रहे थे, तो ये ना हो कि कोई बतल हुर्रियत आ जाए और एक इनकलाबी सियासत में उनका जो है सारे के सारा जो इक़्तिदार के मज़े हैं उसको बदमज़ा कर दे। लेकिन इसके बावजूद मरीम नवाज साहबा के अंदर कुछ खूबियाँ ऐसी हैं जो मुस्लिम नून में मिसिंग थी। पहली बात यह है कि मुस्लिम नून के लीडर्स बहुत पॉपुलर हैं लेकिन करिश्माती नहीं थे, एक करिश्मा नहीं था। नवाज शरीफ साहब अपने में भी बहुत मकबूल थे, अभी भी फादरली फिगर हैं। अभी मुस्लिम लीग नून के अंदर जो कुछ है, जो बयानिया है या जो उनकी पॉपुलर पॉलिटिक्स है, वो नवाज शरीफ साहब की मरहून मिन्नत है। और इसलिए वो मरीम नवाज साहबा को शहबाज शरीफ के मौजूदगी में इसलिए वो मुंतकिल हो गई कि मरीम नवाज साहबा ने उस गर्म बयानिए को या उस सख्त बयानिए को उठा लिया।
ये जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की केस में बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ था, बाकी पार्टी भाग गई थी, जैसे आज मुस्लिम नून भाग गई है, इक़्तिदार में आके उन्होंने जय पनाह तलाश किया है। नवाज शरीफ साहब की 40 साल की सियासत जो है टक्कर टोकरी कर दिया है। और ये नवाज शरीफ साहब को ये एडवांटेज था कि मरीम नवाज साहबा ने लिया। अब मरीम नवाज साहबा के पास जो पॉपुलर पॉलिटिक्स थी मुस्लिम की, वो मरीम नवाज साहबा को मुंतकिल हो गई। लेकिन क्राइसिस ये है कि उसके अंदर अभी क़यादत की एक यकसुई नहीं है। क़यादत अभी तक ये नहीं है कि ये मुस्लिम नून की अगली क़यादत कौन संभालेंगे। अभी वो थोड़ा सा उन्होंने कैंपेन चलाई है जो कि मुस्लिम नून के लिए मददगार साबित हो रही है, कारकुनों के हौसला बुलंद कर रही है, मोरल हाई किए हुए हैं, उनको अब बीट कर रही है सियासत को। तो बड़े जितने लीडर हैं, कोई खुल के और कोई जो है सीना बसीना यही कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहबा जो हैं वो बिल्कुल एक हमारी सियासत का सत्यानाश कर देगी। पहले भी इसी वजह से हम तबाह बर्बाद हुए मरीम की। अब वो सब चीज़ है, वो सारे बहाने तलाश नहीं करते कि ब्लेम गेम। तो उसके लिए मरीम को बड़े मुश्किलात हैं, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। और जब वो आई तो उससे पहले आप ये मत भूलें कि जो इमरान खान साहब को ये जो सियासी मैदान है, मार्च अप्रैल 2018 में नवाज शरीफ साहब 2-3 महीने एक सियासत कैंपेन चला के मरीम नवाज साहब को साथ लेके कोई 50-60 जलसे किए, कुछ रोज़ों में किए, और उसके बाद वो इंग्लैंड लंदन चले गए। तब से लेके आज तक जब तक मरीम दोबारा वापस आई है, सारी स्पेस जो है इमरान खान साहब को उन्होंने स्पेयर रखी। इमरान खान साहब इक़्तिदार के अंदर जितना करप्ट, जितने नालायक हुकूमत इमरान खान साहब ने की है, पाकिस्तान की तारीख में इसका कोई मिसाल नहीं है। वो क्यों उजागर नहीं हो सकी? क्योंकि जो लोग यहाँ मौजूद थे, सियासत कर रहे थे मुस्लिम लीग की, वो ये बाहर नहीं आ सकते थे, वो तो मुफादती सियासत की तलाश में थे। और चूंकि उस वक्त एक सफ़े पे सारे लोग थे और इमरान खान से मुखालफत करना ऐसे ही था कि आप जो है पोप जॉन पॉल की जो है तकद्दुस पामाल कर रहे हो। तो जो पोप जहाँ जहाँ बैठे थे वो अपने आप को अंडरमाइन फील करते थे अगर इमरान खान साहब पर तनकीद करते थे। चुनाचे किसी सियासी जमात को ये इजाज़त नहीं थी कि इमरान खान साहब पर तनकीद करे, तो वो अनअटेंडेड चले गए। दूसरे इमरान खान साहब ने मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हुए हुकूमत रहते हुए अपोजिशन की अपोजिशन ज़्यादा की बजाय अपोजिशन हुकूमत को अपोजिशन करती। ये एक वो चीज़ थी जिससे इमरान खान साहब को एक स्पेस दी। फिर इन्होंने पीडीएम ने जब मूवमेंट चलाई तो 2020 में फाइनली एक अंगड़ाई ली, तो नवाज शरीफ साहब ने पहली तकरीर के गुजरांवाला में खुदा गवाह कि वो पहला दिन जब तकरीर की वो पीडीएम के टूटने का पहला दिन था, अंदर से टूट गई थी। सारे लीडर स्टेज छोड़ के भाग गए। फिर किसी ने कहा जी नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे तो हम नहीं आएंगे, चाहे कराची के अंदर हुआ चाहे कोयटा में हुआ, नवाज शरीफ साहब की तकरीरें रोकनी पड़ी और फाइनली पीडीएम जो है अपनी मंतकी जहाँ पहुंची। तो चुनाचे क्राइसिस ये है कि मरियम के लिए बेशुमार मसाइल हैं, उसे हौसला नहीं हारना चाहिए। ये सेशन कोर्ट जवाब जो है बिफिटिंग आंसर सिर्फ वो नहीं दे सकते। सेशन कोर्ट ये इस तरह की चीजें जो है इसके ये लोग जो है ना मरियम की इज्जत में इजाफा करेंगे, चाहे वो इमरान खान साहब इस तरह की पर्चे कटें या आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम फारूक हैदर पे इमरान खान कटवाए, ये जो है इज्जत में इजाफा करते हैं। ये जो सेशन कोर्ट है ना, ये इन्होंने अपनी इज्जत करवानी होती ना, तो कोई जिन कोर्ट अदालतों ने इज्जत करवानी होती है ना, उनके लक्षण कुछ और होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जो है बीच चौराहे के अंदर इस तरीके से उसकी जो लेना ना धो रहे होते डर्टी, आज हम उसके गंदे चादर गंदे कपड़े बीच चौराहे में सुप्रीम कोर्ट के धो रहे हैं। तो क्या है, कल 2 जज ने फैसला किया है, काजी फायजीसा साहब ने और याया खान अफरीदी ने। वो फैसला ऐसा अजीबोगरीब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसको अनडू नहीं करती तो वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक चार्ज है। आप वो फैसला तो पढ़े जो कल उन्होंने किया है, जब उनका बैंक टूटा है तो उन्होंने प्रोसीड करके फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जो हैं उनका बैंक था, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अनडू ना किया, उसका अनअटेंडेड छोड़ा। तो ये एक ऐसा चार्ज है कि इसके ऊपर किसी और भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी जाया जा सकता है। सर जहां सुप्रीम कोर्ट ने तो एक आखिरी बात, जब 9 का पैनल बनाया, तो जब 9 का पैनल बनाया पूरे पाकिस्तान को पता था 5-4 वो 2 बंदे अपने करतूतों में बाहर हुए, तो उनके बैलेंस करने के लिए
जो 5-4 को 3-2 करना था, फिर 2 उधर से फारिग कर दिए, ताकि तराजू का जो तवाज़न है जो उन्होंने अपनी तरफ से बनाए हुए है वो मजीद ना बिगड़े। तो ये सुप्रीम कोर्ट है, ये यहाँ तो मेरा ख्याल है कि तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का अगर डर होता तो इस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले, इस तरीके से बेंच बनाना, इस तरीके से बेंच बने हुए बेंच को तब्दील कर देना, बहुत कुछ मौजूद है। मैं आता हूँ जनाब खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब की तरफ। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, PMLN के अंदर जो बड़ी बड़ी सियासी अंकल्स हैं, उनके जैसे कहा हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कि उनके अंदर अंगारे लौट रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा पार्टी आपके ऑर्गेनाइज़र बन गई हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र। और इस सिलसिले में किसी ने मशवरा दिया कि मरियम नवाज़ साहिबा अगर आप कुछ और सियासत में सीखना चाहती हैं तो बेनज़ीर भुट्टो से सीखें, जिन्होंने अंकल्स को, ऐसे खुदसर अंकल को बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया था। इनको बैठा के इनके सामने झुक के नहीं, बेनज़ीर ने बहुत ज़ोरदार तरीके से इनको जवाब दिया था। मैं आता हूँ सर, क्या वजूहत है इन शेरों की पार्टी में एक ही शेरनी है, और फिर इस तरीके से अदालतें उसको, वो भी सख्खर की अदालत बुला रही है, हालांकि इदारों के अंदर अपने ही इदारे को जितनी तज़हीक और जितनी उसके साथ जो हो रहा है वो किसी और के सामने बताने से सब कुछ एक्सपोज है। सर क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आ रही है, मुझे बताएंगे? जी आपकी आवाज़ आ रही है, बोलें सर। डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, बात यह है कि ये जो प्रेजेंट टाइम है इसमें जो सोशल मीडिया और अवेयरनेस के साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ आगे आना बहुत ज़रूरी है। वो आदमी, यानी हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिक्स, इमरान खान को अगेन अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर डेवलप किया गया, बनाया गया। इमरान खान ने एक बड़ी अग्रेसिव मूवमेंट चलाई और इंश्योर किया गया कि इमरान खान के सामने अपोनेंट को ना हो या होना ही नहीं चाहिए, एक बड़ा एक ग्राउंड मुहैया किया गया। और इमरान खान हमेशा खौफजदा रहता है कि उसके सामने कोई भी ताकतवर पॉलिटिकल पोजीशन रखने वाली पर्सनैलिटी ना आए ताकि काम चलता रहे। हमारा जो अदरवाइज पॉलिटिकल मिजाज है तमाम का, वो तमाम का तमाम है अपने अपने हलकों के साथ जुड़ा हुआ, और सिर्फ अपने हलके के ऊपर नज़र रखकर कोई ब्रॉडर पिक्चर के ऊपर लीडरशिप क्वालिटी में उठना ही कोई नहीं चाहता। आप सहाफ़ियों में मुल्क के लेवल की को बात करेगा, दूसरे इदारों में आकर मुल्क के लेवल की बात करेगा, लेकिन पॉलिटिकल आदमी अनफॉर्चुनेटली मिनिस्टर बन के भी एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री के ऊपर उसका दिमाग वही अपनी NA फलानी और PP फलानी के ऊपर अड़ा रहता है और इसके ऊपर वो ग्रो नहीं करता। और सिस्टम ऐसा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि उसको ज़रूरत ही नहीं है ग्रो करने की। उसकी स्ट्रेंथ यही है कि वो अपनी उस छोटी सी डोमेन के अंदर कैसे गेम खेल रहा है और उसने अपने आप को कैसे पावरफुल रखा हुआ है, और वो कैसे मजबूरी है पार्टी की। पार्टीज़ कमज़ोर हैं, इंडिविजुअल्स अपनी अपनी छोटी छोटी जगह पे मजबूत हैं, इस वजह से बड़ा लीडर कोई ग्रो नहीं करता। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि मरियम नवाज की सूरत में कोई ग्रो कर गया है इस फैमिली में से। को मौरूसी पॉलिटिक्स का मैं भी खिलाफ हूं, लेकिन अगर मौरूसी पॉलिटिक्स में से कोई ऐसा फिगर आ जाए जो उसको आगे लेके जा सकता है तो हम उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो मैं कहता हूं कि इन फैमिलीज में से कोई तो ग्रो कर गया, इन पार्टीज में तो भी कोई ग्रो। आपके पास जमीयत उलमा इस्लाम मौजूद है, आपके पास PPP मौजूद है, आपके पास दूसरी पार्टीज मौजूद हैं, क्यों खामोश हैं? वो तमाम के तमाम लोग इस वक्त किस लिए खामोश हैं? क्या वो ग्रो नहीं कर सके, या उनके अंदर उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है? दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, शामिल हूँ, इलाके के अंदर फिरता हूँ। मैं जब पॉलिटिक्स कर रहा था तो मुझे कहते थे आपका हल्का कौन सा है भाई? मैं कहता था पूरा ज़िला मेरा है, पूरा सूबा मेरा है, पूरा मुल्क मेरा है। क्या मतलब हल्का? यानी कि वो कहते थे उस वाले बंदे का काम क्यों करते हो, तुमने जहाँ से इलेक्शन लड़ना है उसके इलाके का काम किया करो। तो ये ग्रोथ नहीं हुई हमारे पास। दूसरा, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास बड़े गोल्स नहीं है, हमारे पास मुल्क को आगे लेके जाने वाले डिज़ाइंस नहीं है, ग्रोथ हुई नहीं। लेकिन फिर अप्रिशिएट करूंगा इस खातून को कि एग्रेसिव भी है, ग्रोथ भी है, और एक अच्छी मूवमेंट को लेके चल रही है। रह गई बात वो सेशन कोर्ट वाली, वो बिल्कुल गैर अहम बात है।
बल्कि इस तरह की कार्रवाई के साथ मरियम नवाज को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं ठीक है। हफीजुल्लाह खान की इस बात से मुकम्मल एग्री करूंगा। ठीक। हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि हम लीडरलेस बांझ खिता हैं। इसी वजह से हमने एक हीरो को, जो सिर्फ एक हीरो है, उसको लीडर समझकर लोग उसके पीछे लग गए ठीक है। और लोग उसको लीडर समझते रहे, जबकि उनको ये समझ ही ना आई कि लीडरशिप क्वालिटी होती क्या है। लेकिन सर उसके रेस्क्यू अंदर भी किया जा रहा है ना, ऐसे सच्चाई ये क्या लीडर है, अब तक दलेरी खत्म, क्या है। ये लीडर अब तक खत्म हो चुका होता अगर आला अहम तरीन जगहों से इसको रेस्क्यू नहीं किया जा रहा होता। सर खुदा के लिए एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, मैं नाज़रीन, एग्री फिर वापस करूंगा आता डॉक्टर हूं। साहब इस चीज को। वेलकम बैक। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, एक शेरनी जो ऊपर जा रही है तो अंगारे अहम तरीन, आप कह रहे हैं पार्टी के लोगों में अंगारे जो हैं वो आ रहे हैं, हालांकि उनकी अपनी कारकर्दगी सिफर है, 500 अफराद जमा नहीं कर सकते, लेकिन एतराज़ है कि वो ऊपर क्यों जा रही है। तो मेरा एक सवाल है सर कि अब मरकज़ की हुकूमत, आपका भाई वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, केयर टेकर भी एक लिहाज से आपकी हुकूमत है, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में आप ही की हुकूमत है, KPK में भी समझ लीजिए आपकी हुकूमत है। तो मुझे सर ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे? डॉक्टर साहब आवाज अभी कट कट के आ रही सर मैं एक सवाल कर रहा था, आवाज़ आ रही है सर? है। जी जी। मैं ये कह रहा था सर जी, कि बिल्कुल, मरकज़ में नवाज शरीफ साहब के भाई बैठे हुए हैं, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, सिंध में आपकी इत्तेहादी हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी आप ही की हुकूमत है, KPK में भी आ गई है, आप ही की हुकूमत है हर जगह। तो अब ऐसे मौके पे एक अकेली शेरनी बेटी इतने सारे लोगों को जो कि इनसाइड हैं, अंकल जिनके अंगारे और उनके अल्फाजों से भी पता चल रहा है कि कितने अंगारे हैं, हालांकि वो 400 अफराद भी जमा नहीं कर सकते, तो नवाज शरीफ को अपनी पार्टी बचाने के लिए आना नहीं चाहिए सर? डॉक्टर साहब ये तो एक हिकमत अमली की बात है। ज़ाहिर है कि जो चीज़ है उसका सारी कैलकुलेशन करनी है। इस वक्त जो मेरा अपना ख्याल ये है कि जब मैंने सुना था चंद महीने पहले कि नवाज शरीफ साहब आया चाहते हैं, मरियम नवाज साहबा के आने से पहले ये साथ आ जाएंगे या पहले आ जाएंगे बाद में आ जाएंगे, तो मेरी अपनी राय ये थी कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि सियासत के अंदर एक जो है आप मैक्सिमम उसका एडवांटेज लें। आप ये देखें कि मरियम का डिसएडवांटेज और कौन सा है। मरियम का डिसएडवांटेज ये कि इमरान खान साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रहे हैं, वो बाकी पार्टियों को इस जिम्नियों में डाला है उन्होंने। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो पॉलिटिकल जो ऑप्टिक्स हैं, जैसे कि मेरे जो है छोटे भाई और बल्कि अजीज मेरा तो भांजा है वो जो रोकड़ी साहब, तो खुर्रम ने जैसे कहा कि वो जो है सोशल मीडिया को इतना उन्होंने साइंटिफिकली कंट्रोल किया है कि ऐसा तासुर मिलता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये पहले ऑप्टिक्स को जो है फाइट आउट करना पड़ता है। तो ये जो हिकमत अमली है वो कौन सी सूट करती है उनको, मेरा ख्याल ये बेहतर हिकमत अमली है कि मरियम नवाज साहबा एक दफ़ा पूरे पंजाब का, फिर सिंध का और फिर बलूचिस्तान का और KP का जो है डिटेल दौरा कर लें, और इस दौरान में सियासत के लिए कुछ तो कुछ ग्राउंड भी बन जाएंगी। हाँ, जब इलेक्शन फ़र्ज़ किया तांगा में बचांगा मन, इलेक्शन का माहौल पैदा हो जाता है तो नवाज शरीफ साहब के लिए कोई चॉइस ही नहीं रहेगी कि वो आएँ और उसको तड़का लगाएं। लेकिन ये आपकी भूल है कि यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, यहाँ तो एस्टेब्लिशमेंट के टाउटों की हुकूमत थी। सिर्फ उन्होंने अपने घोड़े तब्दील किए थे, बोहरे तब्दील किए थे। नवाज शरीफ साहब का अपना एक बड़ा मशहूर फिक्रा मेरे तक पहुंचा है, उन्होंने कहा जी वो तो एक जो है ना, एक हमारी हुकूमत वज़ीर आज़म साहब तो उस जमाने में कि जनरल बाज साहब की इजाज़त के बगैर एक वो जो चपरासी नहीं तब्दील कर सकते। तो इस तरह के हालात है। सर मैं माफी चाहता हूँ, वक्त बिल्कुल खत्म हुआ चाहता है, मैं वक्त वो खत्म हुआ चाहता है। आप दोनों को मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।